पता है 18 फरवरी को आपके रसायन शास्त्र का पेपर होना है, तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। आपको पता है आपके जो पेपर है वो 6 सेटों में आते हैं, ABCDEF। आपका कोई भी सेट आएगा, यहां पे आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप A से F तक में कोई भी सेट आपका आता है तो आपके क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाएंगे। और हां, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का इस वीडियो में संपूर्ण आंसर दिया जाएगा और अथवा सहित का आंसर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर आप देखें और इसका पूरा आंसर जरूर एक बार तैयार करें। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख लीजिए तो आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है, और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। आइए बढ़ते आगे, तो यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिया गया है, तो यहां पे आप देख लीजिए ये फाइनली सभी सेटों के लिए ये क्वेश्चन पेपर अति महत्वपूर्ण है। और यहां पे देखिए आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनिए, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किस नियम से होता है, तो आपको बताना है अपवाहु के सिद्धांत से होता है। इसके बाद दूसरा है सिग्मा बंध किस अतिव्यापन में नहीं होता, तो आपको बताना है PP पार्श्ववर्ती। इस तरह से आपके इसी का दूसरा नंबर आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए तीसरा नंबर प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है, तो आपको बताना है -57.32 किलो जूल प्रति मोल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए इसी का चौथा नंबर है हीरे में कार्बन की संयोजकता होती है, तो आपको बताना है 4, इसका राइट आंसर है। इसके बाद लुईस धारणा के अनुसार अम्ल होते हैं, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा इसी का छठवां नंबर C3H4 कार्बनिक यौगिक किस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है, तो आपको बताना है एल्काइन। सी नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो यहां पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो इसका आंसर भी और आप क्लियर कर लीजिए क्या है, तो यहां पे ये रहे इसके सही उत्तर, ठीक है। यहां पे आप देख ही सकते हैं ये रहा मैंने जो आंसर बताया है यहां पे लिखा हुआ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा दूसरा नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या डैश डैश होती है, तो आपको बताना है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। आपको यहां पे ये लिख देना है, पावर में लिखना है। इस तरह से मैं इसका आंसर आगे भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद इसी का आपका दूसरा नंबर P कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 3, तो L का मान बताना है। L का मान आपका यहां पे हो जाएगा 1। इसके बाद NH3 अणु की ज्यामिति डैश डैश होती है, तो आपको बताना है त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है। यहां पे आपको मैं आंसर दिखा दूंगा, यहां पे आपको बता रहा हूं, लिख लीजिए त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए दहन ऊष्मा डेल H का मान सदैव, तो आपको बताना है सदैव होता है ऋणात्मक होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो ये जो पांचवा नंबर यहां पे दिया हुआ है इसका जो आंसर हो जाएगा रंग आपको बताना है, तो आपको काला रंग हो जाएगा इसका। इसके बाद CNG का पूरा नाम, तो आपको बताना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यहां पे CNG का जो पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं। तो यहां पे इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो देख लें। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये आपको पहले नंबर में भरना था, दूसरे में 1 भरना था, तीसरे नंबर में त्रिकोणीय पिरामिडीय भरना था। इसके बाद इसी का इंग्लिश मीडियम में जो भी आंसर है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसी का चौथा आप देखें तो यहाँ पे हमेशा ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। इसके बाद पांचवा नंबर है काला यानी ब्लैक होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो इसी का छठवां नंबर जो लिखा हुआ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं।
चलिए आइए बढ़ते आगे। तो इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए। यहां पे पहला नंबर है विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं जो कि सत्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत रॉबर्ट मूल्यांकन ने प्रतिपादित किया, तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यदि डेल एच का मान ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, तो यह आपका असत्य है। इसके बाद ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए लागू नहीं होता, तो यह आपका सत्य है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखेंगे इसी का 5वां नंबर, तो क्या दिया है, एरीन यौगिकों में बेंजीन वलय नहीं होता, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद ये 6वां नंबर है, सर्वाधिक स्थानीय संरूपी समावयवी में संतरित रूप होता है, तो यहां पे ये आपका सत्य है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहां पे आप देख सकते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा। इसके बाद आगे देखिए तो ये रहा चौथा, और ये है 5वां, और ये 6वां। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आपका आता है सही जोड़ी मिलाइए। तो यहां पे आप सही जोड़ी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें आपको मैं आंसर बता देता हूं। पहला नंबर जैसे दिया था न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, यहां पे दिया है चैडविक, ठीक है। इसके बाद डेल जी, यहां पे इसका जो आंसर हो जाएगा एफ नंबर हो जाएगा ये यहां पे आंसर। इसके बाद तीसरा है नाइट्रोजन का आकलन, तो यहां पे इसका जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा है एल्केन एल्कीन एल्काइन बनाने की विधि, तो ये आपका कहलाता है बूटच अभिक्रिया। इसके बाद मेथेन नहीं बनता, तो यहां पे आपको बताना है ई नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आइए मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर पूरा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहां पे सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम लिखिए। तो यहां पे जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व का नाम है वो है फ्लोरीन, यानी एफ, ठीक है, फ्लोरीन होता है। यहां पे दूसरा नंबर, ताप बढ़ाने के साथ द्रव में गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है गैसों की जो विलेयता है वो घटती है, ठीक है। OF2 में O की ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहां पे आपको बताना है +2। इसके बाद चौथा है तेल और पानी का पृथक्करण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है पृथक्करण कीप द्वारा। किसके द्वारा? कीप द्वारा, पृथक्करण कीप द्वारा, ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर है एल्केन में CH व CC की आवंद लंबाई pm में लिखिए। तो यहां पे आपको मैं बता दूं CH का जो हो जाएगा 109 pm हो जाएगा, और यहां पे जो CC का है वो हो जाएगा 154 pm हो जाएगा। इस तरह से ये आपके दोनों का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे आप क्वेश्चन 6 देख लीजिए, निम्न के मोलर द्रव्यमान परिकलित कीजिए। इनका मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। इसका अथवा देख लीजिए, निम्नलिखित पूर्व लग्नों के गुणांकों को लिखिए। यहां पे जैसे दिया है माइक्रो, मेगा, गीगा, मिली। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा आंसर। बढ़िया, आप आराम से इसको तैयार करिए, ठीक है। पहले नंबर में आपको फ्लोरीन लिखना था, दूसरा नंबर है गैसों की विलेयता घटती है, यहां पे तीसरा नंबर है +2, और इसके बाद जो चौथा है यहां पे पृथक्करण कीप, और यहां पे 5वें नंबर में आप देख सकते हैं CH का हो जाएगा 109 pm और CC का हो जाएगा 154 pm। इस तरह से आपके क्वेश्चन 5 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिए गए यौगिकों के मोलर द्रव्यमान बताना है। तो यहां पे H2O यानी पानी का 18 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद CO2 का हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 44 ग्राम प्रति मोल। यहां पे
NaCl सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। इसके बाद यहाँ पे CH4 यानी मीथेन का हो जाएगा 16 ग्राम प्रति मोल। इसके अथवा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये रहा अथवा, जहां की दिया हुआ है माइक्रो का हो जाएगा 10⁻⁻6 मिली एम, यानी इसका हो जाएगा 10⁻⁻3। इसके बाद देखिए मेगा का हो जाएगा m, यानी मेगा का हो जाएगा 10⁻6 और गीगा का हो जाएगा g और g का हो जाएगा 10⁻9। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन जो कि सभी सेटों में पूछा गया लगभग, हुंड का नियम और अफवाहु का सिद्धांत। किसी सेट में हुंड का नियम है तो किसी सेट में अफवाहु का सिद्धांत है। तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसका आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे कहीं आंसर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे अथवा यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, क्यों? इसका कारण आपको बताना है। यहां पे इसी का अथवा देख सकते हैं, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है और क्यों? यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम गणितीय व्यंजन सहित लिखिए। यहां पे इसका अथवा ये भी आपका क्वेश्चन कई सेटों में पूछा गया, एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, इसकी भौतिक सार्थकता लिखिए। चलिए आइए मैं आपको इनका आंसर दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया था हुंड का नियम। यहां पे इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा देखते हैं तो ये रहा अफबाहु का सिद्धांत। अफबाहु का जो सिद्धांत है, अफबाहु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर क्रमशः होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। यहां पे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक क्यों होती है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखिए इसी का अथवा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है और क्यों? इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अधिकतम सेटों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसकी गणितीय व्याख्या की बात की जाए तो यहां पे इसका गणितीय व्याख्या भी किया गया है। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है एंट्रोपी की परिभाषा और भौतिक सार्थकता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भौतिक सार्थकता यहां पे लिखा गया है तो यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका अथवा देख सकते हैं ये। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 और यहां पे इसका अथवा और पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए। ये भी आप क्वेश्चन जो है अधिकतम सेटों में पूछा गया है। पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए, वह गणितीय व्यंजन लिखिए, साथ ही अम्ल व क्षार का परास लिखिए। चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, दिए गए समीकरण के लिए साम्य व्यंजक, ये इसका आंसर है और यहां पे इसका आंसर पूरा आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो इसी का अथवा है तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट मैं दिखा देता हूं, यहां पे इसको आप नोट करिए और लिखकर तैयार कीजिए। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका अंक आएगा। बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर ये पेपर आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं बता दूं इसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, आपका चाहे कोई भी सेट आता हो। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका आंसर दिया हुआ है आपके सामने, अम्ल और क्षार के बारे में पूछा गया था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका उदाहरण भी यहां पे दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा नेक्स्ट इसी का अथवा, पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी गणितीय व्यंजक। ये पीएच स्केल की परिभाषा है और इसका गणितीय व्यंजन यहां पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपसे निम्नलिखित के IUPAC नाम पूछे गए हैं। यहां पे कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं जिनके आपको IUPAC नाम बताना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखिए इसी का अथवा क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सल्फर का कोई एक लेंसरेंग परीक्षण समीकरण लिखिए। इसके बाद सीमांत अभिकर्मक
को परिभाषित कीजिए। यह भी क्वेश्चन कई सेटों में आपके देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी का अथवा है मोल अंश को परिभाषित कीजिए। यहां पे ये क्वेश्चन भी देखने को अधिकतम सेटों में मिलेगा। इसका आंसर की बात करते तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जिसमें आपके सामने दिया हुआ है IUPAC नामकरण। तो जैसे CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल, यहां पे ये कहा जाएगा, इसका नाम है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे दिया हुआ है CH3COCH3 प्रोपेनोन, तो यहां पे इसका भी आंसर देख सकते। ये रहा क्वेश्चन, इसी का C नंबर, इसी का D नंबर, यहां पे इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, इसी का अथवा कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति में सल्फर का लेंसेनिंग परीक्षण। इसके बाद इसका भी आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका ये समीकरण दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, जो कि अधिकतम सेटों में पूछा गया है, सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं, इसका उदाहरण ये रहा। इसके बाद ये आगे मोल अंश की परिभाषा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसकी गणितीय व्यंजक ये आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा आधुनिक आवर्त सारणी बनाकर 1 से 10 तक के तत्वों के प्रतीक सहित उसमें लिखिए। तो चलिए आइए, इसका क्वेश्चन नंबर अथवा देख सकते हैं, आयनन एंथैल्पी की परिभाषा, ये भी अधिकतम सेटों में पूछा गया है। आवर्त व वर्ग में परिवर्तन किस प्रकार होता है, कारण सहित लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा सेटों में है। CP एवं CV में संबंध, बस सेट आपके चेंज रहते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे रहते हैं, बाकी सेम क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो आपको ये सेट तैयार करके जाना है। CP एवं CV में संबंध, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। चलिए आइए, इसका अथवा देख लीजिए। यह भी आपको सिद्ध करना बनना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से तैयार करिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके आंसर की ओर। यहां पे देखिए 14 नंबर का आंसर आपके है आधुनिक आवर्त नियम। तो ये रहा इसका नियम, और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसका सारणी, आप आवर्त सारणी देख लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक है, तत्व का नाम और प्रतीक है। जैसे परमाणु क्रमांक 1 है हाइड्रोजन, इसका जो संकेत यानी प्रतीक चिन्ह है वो H होता है। दूसरा हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियॉन Ne। इस तरह से ये आपका कंप्लीट। इसका अथवा देखिए, आयनन एंथैल्पी, इसकी परिभाषा यहां पे लिखा हुआ है, आवर्त या वर्ग में परिवर्तन। यहां पे देखिए आवर्त दिया हुआ है, और इसके बाद दिखा देते हैं हम आपको उदाहरण इसका, और यहां पे वर्ग में दिया हुआ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए, वीडियो को आप रोक के लिख सकते हैं इसको। इसके बाद यहां पे है आपका क्वेश्चन नंबर जो कि 15 है। CP और CV के बीच संबंध सत्यापित करना था या स्थापित करना है। तो यहां पे देखिए इस तरह से आपको लिखना है। यहां पे देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन पे दिया गया है। यहां पे इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये सिद्ध कीजिए, इसका अथवा दिया हुआ था यहां पे। इस तरह से ये आपको CP और CV को सिद्ध करना था। इसके बाद बढ़ते आगे, इसी का अथवा दिया हुआ था, यह सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो यहां पे इसको भी आइए हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। यहां पे जो समझ में नहीं आ रहा बताएंगे, यहां पे T लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहां पे V लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये रहा, और इसके बाद ये रहा इसका पूरा कंप्लीट आंसर। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन। यहां पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसका आंसर पूरा आप देख लीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण। यहां पे आप इसको भी देख सकते हैं। ये इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा 0 लिखा हुआ है,
इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा इसका आंसर। इसी का दूसरा पॉइंट है H2H2O7 में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना था। तो यहाँ पे जो S की ऑक्सीकरण संख्या है वो हो जाएगा 12, यानी ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है, +6। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए अगला दिया है K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, ये यहाँ पे 0 लिखा हुआ है इधर, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा, यहाँ पे भी आपका 0 ही है, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा दूसरा पॉइंट, रेडॉक्स अभिक्रिया का सत्यापन। इस तरह से ये आपको लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, इस तरह से आपको करना है। इसके बाद ये रहा निष्कर्ष। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसी का दूसरा नंबर है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका भी आंसर, ये रहा निष्कर्ष। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है सबसे ज्यादा सेटों में ये है, सिग्मा व पाई बंध में कोई 4 अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से रट के जाना, ठीक है, ये 100% ही देखने को मिलेगा। अबंधी आणविक कक्षक व प्रतिबंधी आणविक कक्षक में कोई 4 अंतर, इसको आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है, सिग्मा व पाई बंध में अंतर। चलिए आइए इसका क्वेश्चन नंबर आप 18 देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 19, संकरण की परिभाषा लिखिए व कोई 2 आवश्यक शर्तें। यहां पे इसका दूसरा है sp, sp², sp³ sp3 sp(d)2 की ज्यामिति आकृति व बंध कोण लिखिए। चलिए आइए मैं आपको इन सभी का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए सिग्मा पाई बंध में अंतर, अच्छी तरह से आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। ये इस तरह से आपको लिखना है कॉलम बना के। इसके बाद इसी का दूसरा पॉइंट है, इसका तीसरा पॉइंट और ये है इसका चौथा पॉइंट, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट। इसके बाद इसका अथवा का आंसर भी आप देख लीजिए, ये रहा इसका कॉलम, इस तरह से बनाना है, ऊर्जा स्तर, स्थिरता और इलेक्ट्रॉन घनत्व। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसके बाद क्या है निर्माण, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले में परिभाषा दिया हुआ है, इसमें स्थायित्व दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा इलेक्ट्रॉन खिंचाव और इसका चौथा है कारण, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा इसी का अथवा और यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही अभिकर्मकों में अंतर, यहां पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा परिभाषा, चार्ज और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा उदाहरण और ये अभिक्रिया स्थल। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद संकरण, परिभाषा और शर्तें, ये रहा परिभाषा और ये रही आवश्यक शर्तें। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसी का दूसरा पॉइंट है विभिन्न संकरणों की ज्यामिति और बंध कोण, ये रहा संकरण का नाम और ज्यामिति और बंध कोण यहाँ पे दिया है। जैसे sp का रेखीय हो जाएगा 180 डिग्री, sp² यानी sp2 का हो जाएगा त्रिकोणीय समतल 120 डिग्री, यहाँ पे sp3 का हो जाएगा चतुष्फलकीय 109.5 डिग्री। इसके बाद हो जाएगा sp3d2 अष्टफलकाकार 90 डिग्री। इस तरह से ये आपका कंप्लीट। इसका अथवा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आइए मैं आपको इन सभी का आंसर दिखा देता हूं। इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन, ये 19 का अथवा है, देख सकते हैं इसका आंसर ये रहा। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा नेक्स्ट और ये चौथा पॉइंट है। यहां पे देखिए विभिन्न अणुओं की ज्यामिति, यहां पे AB का जैसे दिया हुआ था, AB2 का दिया हुआ है, यहाँ पे AB3 का दिया हुआ है, AB4 का दिया हुआ है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है हकल नियम और एरोमेटिकता की आवश्यक शर्तें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नियम नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसकी शर्तें भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये इसका उदाहरण रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो केवल रासायनिक समीकरण, यहाँ पे आप देखेंगे A नंबर और इसका B नंबर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसका अथवा क्वेश्चन दिया हुआ था बूटज अवक्रिया समीकरण लिखिए। यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए।
ए और बी पॉइंट दिया। चलिए आइए मैं आपको इस 20 नंबर के अथवा का भी आंसर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे ये है आपके इसी के अथवा का आंसर, आप देख सकते हैं ये रहा, और ये सामान्य समीकरण दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।